Welcome to Agri Doctor YouTube channel, Harsh. Thank you, ma'am. And we want to know something about you, Harsh. Yes, sir. मैम मेरा नाम हर्ष सिंह है। मैंने मैम हाल ही में ग्रेजुएशन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ से पास किया है। और मैम मैंने हाल ही में कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए थे एमएससी के लिए। जैसे मैम मैंने IGKV CET, JNKV CET दिया था, जिसमें मेरा दोनों में ही फर्स्ट रैंक आया। एंड इफ्को का मैम मैंने प्री और मेंस दिया था, जो क्लियर हो गया। एंड इंटरव्यू अभी बाकी है। Heartily congratulations Harsh for getting all these achievement. Just because आपने सिर्फ एग्जाम्स को क्लियर नहीं किया है, आपने MP एंट्रेंस के साथ साथ CG एंट्रेंस में भी फर्स्ट रैंक को अचीव किया है। तो हर सबसे पहले क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने फर्स्ट रैंक को अचीव किया, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। तो आपने अपनी प्रिपरेशन कब से स्टार्ट की थी? मैम मैंने अपनी प्रिपरेशन 3rd ईयर 2nd सेमेस्टर से फुली फ्लेज तरीके से स्टार्ट कर दी थी। तो हर्ष, आपने सेल्फ स्टडी की थी या फिर आपने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर सीनियर्स की हेल्प ली थी एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए? मैम मैंने सेल्फ स्टडी की थी एंड रायपुर में कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था। तो हर्ष, आपकी क्या क्या बुक लिस्ट थी जिसको आपने फॉलो किया था? मैम मैंने 3 सोर्सेस को फॉलो किया था मैम। 2 मैम बुक्स थी और एक मैम नोट्स थे। तो मैम 2 बुक का मैं नाम लेना चाहूँगा। अरुण कात्यान, जो कि मस्ट है, हर स्टूडेंट्स को गो थ्रू होना चाहिए। एंड मैम सेकंड मैंने ली थी RK शर्मा। ओके, तो हर्ष, आपने सिर्फ इन्हीं बुक्स पे बेसिकली ध्यान दिया और इन्हीं बुक्स की आपने डीप स्टडी की, जस्ट बिकॉज इस बार का जो MP एंट्रेंस का एग्जामिनेशन था वो मोस्टली कॉन्सेप्चुअल होने के साथ साथ होल जितनी भी सिलेबस होता है उस पर कॉन्सेंट्रेट किया था। एंड हर्ष, आपकी क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी थी जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की से लेके आपने एग्जाम दिया तक? मैम मैंने जैसे प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो मैम जैसे मैम नेमराज सुंडा या कोई भी बुक मैम हम प्रीफर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं मैम। प्लस लेकिन ये दिक्कत है कि नेमराज सुंडा अगर हम प्रीफर कर रहे हैं तो हम उसमें जो एक सेंटेंस दिया है मैम उसको अपन थ्रू सर्च करें, उससे और ज़्यादा सर्च करें। जैसे कि मैम मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि एक सेंटेंस था, फॉस्फोरस डिफिशियंसी विंटर्स में ज़्यादा ऑकर होती है। तो मैम इसमें बस इतना ही लिखा है, लेकिन अगर हमको और ज़्यादा जानना या कॉन्सेप्ट के थ्रू जानना है तो मैम हमको थोड़ा गूगल करके या तो फिर उसके स्टिकी नोट्स पे बगल में ऐड कर लेना चाहिए। इससे मैम हमारे 4 क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा तैयार हो जाते हैं। इस तरीके से मैम मैंने किया था। ओके, मतलब आपने गूगल का बहुत अच्छा यूज किया। यस मैम, यस। ओके। एंड हर्ष, आपने जब से प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो आपने कितने स्टडी आवर डिवोट किए थे अपनी स्टडी के लिए? मैम स्टडी आवर्स मैम मेरे फिक्स नहीं थे। मैंने टारगेटेड स्टडी किया है कि मैम अगर आज मेरे को 2 पेज का टारगेट है तो वो 2 पेज का टारगेट मैम पूरा कितना भी समय ले सकता। अगर उस 2 टारगेट में एक्सटेंसिव रिसर्च स्टडी होगी, अगर उसको पढ़ने में ज़्यादा समय लगेगा समझने में, तो मैम वो टाइम का ऐसे मैं पाबंदी नहीं रखता था, मैम टारगेटेड स्टडी करता था। हर जैसे कि जो सिलेबस होता है MP एंट्रेंस का और CG एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, उसमें 10 to 11 सब्जेक्ट्स होते हैं ना, तो आपने ऐसे कौन से कोर सब्जेक्ट पे फोकस किया था? मैम मैंने मेजर सब्जेक्ट पे तो फोकस रखा ही था, प्लस एक्स्ट्रा फोकस मैम मैंने दिया था माइनर सब्जेक्ट में। जैसे मैम इकोनॉमिक्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, एक्सटेंशन हो गया। क्योंकि मैम मेरे को पता था कि मैम अभी जो रिसेंट ट्रेंड हो रहा है मैम, उसमें मेरिट लिस्ट जो डिसाइड करता है वो माइनर सब्जेक्ट ही डिसाइड करता है। तो मैम मैं साथ में उस पर भी ध्यान उतना ही देता था जितना मेजर पे ध्यान देता था। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने मेजर्स के साथ साथ माइनर्स पे भी फोकस किया। दैट्स व्हाई आपकी फर्स्ट रैंक आई है। एंड हर्ष, आप सबसे ज्यादा जो क्यूरियोसिटी का इस बार का क्वेश्चन है, जो हमारे जूनियर्स के लिए बेसिकली होने वाला है, कि इस बार के MP एंट्रेंस का रिव्यू आपके लिए कैसा था? मैम इस बार का MP जो मैम मैं एग्जाम दिया था और जो पिछले बार का मैंने पेपर देखा था मैम नेट में, तो बहुत ही इस बार डिफरेंस क्रिएट हुआ है मैम। क्योंकि अभी अपन रिसेंट ट्रेंड में देखें तो क्वेश्चन बहुत ही डायरेक्ट थे। अब क्वेश्चन वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं मैम, कि उसमें थोड़ा सा नए क्वेश्चन आने लगे हैं मैम, थोड़ा से डीप आने लगे। तो मैम वही बोलना चाहूँगा कि अगर आप थोड़ा सा नेमराज सुंडा भी पढ़ रहे हैं तो आप एक्स्ट्रा नॉलेज भी रखें। प्लस मैम और जितना ज़्यादा हो सके MCQ या टेस्ट सीरीज को सॉल्व करें, वही सबसे ज़्यादा रैंक दिलाने में महत्वपूर्ण होता है।
हर जैसे कि अभी आपने टेस्ट सीरीज की बात की, तो टेस्ट सीरीज को लगाने के 2 तरीके होते हैं, या फिर आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, देन आप मॉक टेस्ट या फिर टेस्ट सीरीज पर जाइए। सेकेंड होता है कि आप टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट और सीरीज को फॉलो करिए। तो आपने दोनों ही ऑप्शन में से किस ऑप्शन को चूज किया था? मैम मैं तो कहूँगा कि सेकेंड ऑप्शन बेटर है, कि अगर आप टॉपिक का एक होता जाता है तो उसके एमसीक्यू लगाते रहे, तो उससे ये होता है मैम जो भी नए क्वेश्चंस है वो आपको वही ऐड हो जाएंगे, और प्लस मैम जो कि आपका रिवीजन है वो भी उसका वहाँ पे कंठस्थ हो जाता है मैम, तो इससे मैम लॉन्ग टाइम तक वो चीज़ें याद रहती है। बिल्कुल। तो हर आप मॉक टेस्ट ने आपने कहाँ से यूज़ किया था? आपका सोर्स क्या था मॉक टेस्ट का बेसिकली? मैम मेरे मॉक टेस्ट के बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज थे कोचिंग इंस्टीट्यूट के, प्लस मैंने मैम बुक भी ली थी कुछ एमसीक्यू की, एग्रीकल्चर की, बैंक्स करके आती है मैम वो एग्रीकल्चर बैंक्स की, और मैंने मैम मल्टीपल कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीजेज सॉल्व किए थे। एंड हर्ष, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिए थे, तो आपने इन कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए आपने अपना सेल्फ नोट्स प्रिपेयर किए थे या फिर आपने कुछ और अदर डिफरेंट तरीके को यूज़ किया था? मैम ये कॉन्सेप्ट बनाने के लिए मैम मैं साथ में स्टिकी नोट्स रखता था। तो मैम जैसे कि अगर हम सिंपल सा सेंटेंस पढ़ रहे हैं कि अगर ऐसा होता है, तो मैम डायरेक्ट जैसे क्वेश्चन है तो मैम गूगल के थ्रू मैं उसमें आसपास की जितनी नॉलेज हो सकती है उसको भी मैम मैं स्टिकी नोट्स के थ्रू लिख देता था और उसी में चिपका देता था मैम। मतलब आपने सेम कॉपी में सेम आपने बुक्स में सारी नॉलेज को कंपाइल कर दिया ताकि आप एक ही बार रिवाइज करें, तो आपके सारे जो भी आपने कॉन्सेप्ट बनाए हुए हैं वो आपके विद द टाइम रिवाइज होते जाएं। अप्रोक्सीमेटली मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आपने एक बुक को कितने टाइम रिवीजन किया होगा? यस मैम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैम। मैं एक ही बुक को मिनिमम से मिनिमम 7 to 8 टाइम्स रिवाइज किए होंगे। एंड हर्ष, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, उन्हें इकोनॉमिक्स को समझने में, स्टैट को समझने में तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आती है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, लाइक इंसेक्ट का साइंटिफिक नेम, डिसीज के साइंटिफिक नेम, क्रॉप के बॉटनिकल नेम। स्पेशली क्रॉप में जो माइनर मिलेट्स होते हैं उनके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इनको याद नहीं कर पाते हैं। तो आपने ऐसा कौन सा स्ट्रेटजी को फॉलो किया था या क्या ट्रिक्स को फॉलो किया था इन साइंटिफिक नेम, बॉटनिकल नेम्स को याद करने के लिए? सबसे पहले तो मैम मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो बॉटनिकल नेम्स है मैम ये ऐसे याद नहीं होते हैं अगर आप बार बार पढ़ेंगे तो। सबसे पहला तो मैम यही है कि इनके जितने ज़्यादा हो सके आप क्वेश्चंस लगाएं, कि जितने ज़्यादा हम क्वेश्चंस बार बार करेंगे मैम वो माइंड में स्टोर होते रहते हैं। एंड सेकेंडली मैम जैसे एंटोमोलॉजी या डिजीज़ का जैसे करना रहता है तो मैम मैं मेरे जो स्ट्रेटेजी था वो ये था कि मैम मैं कितना अच्छे से फोटो को देख के थ्रू मैं याद करता था, क्योंकि मैम इससे ये होता है कि जो हम इमेज को अपन देखते हैं उसमें वो कैपेसिटी होती है कि वो लंबे टाइम तक स्टोर हो जाता है। क्योंकि मैम ऐसा हम एक्सटेंशन में भी पढ़ते हैं कि जो चीज़ को अपन देखते हैं वो चीज़ लंबे टाइम तक स्टोर होती है। तो मैम मैं यही थ्रू करके इंसेक्ट के जो ऑर्डर्स होते थे उनका मैं एक इंसेक्ट का अगर फोटो देख लेता तो मैम लगभग सब इंसेक्ट ऑर्डर जो इंसेक्ट के रहते थे वो सबका इमेज एक जैसा ही होता था। तो मैम कहीं ना कहीं वो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता था तो वो डायरेक्ट क्लिक कर देता था मेरे को। इस तरीके से मैं करता था। ये बहुत अच्छा तरीका है हर्ष आपका। टोटली मिला के आपने जो सोशल मीडिया होता है उसका बहुत ही अच्छे तरीके से यूज किया है। एंड हर्ष, एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे कि आपने अपनी प्रिपरेशन करी है ना, तो आपकी होल ड्यूरेशन में मतलब आपने 6 सेम से स्टार्ट किया, 8th सेम के बाद जाके आपने अपना एग्जाम दिया, तो इस टाइम में आपको 10 to 11 सब्जेक्ट मैनेज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई होगी क्योंकि आपने डीप स्टडी की और विद द कॉन्सेप्ट आपने स्टडी की। तो समटाइम आपको लगा होगा कि नहीं छोड़ देते हैं, समटाइम लगा होगा आपको कर लेते हैं। तो इस टाइम पे आपने अपने माइंड स्टेटस को कैसे मेंटेन किया? इस टाइम में मैम सिंपल है, जैसे कि अगर अपन को पढ़ते पढ़ते एक टाइम का कॉन्सेप्ट कोई भी सब्जेक्ट का मैम जिसमें दिक्कत होती है या समझ नहीं आता तो मैम मैंने उसको स्किप कर दिया था और दूसरा सब्जेक्ट मैम जो भी मेरा इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है मैंने उसको पढ़ा और उसमें कॉन्सेप्ट को जैसी जैसी चीज़ें समझना आने लगी मैम मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो मैम वापस जिस सब्जेक्ट में मैं जाता हूँ जो सब्जेक्ट मेरे को समझ नहीं आता है मैम तो उसको करने से ये कॉन्फिडेंस जो बढ़ जाता है उसमें हेल्प मिलती है और मैम कहीं ना कहीं उसका भी आंसर मिल जाता है। इस तरीके से मैंने किया। बिल्कुल। एंड हर्ष, एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे कि आप जब एग्ज़ाम देने गए होंगे स्पेशली एमपी एंट्रेंस का, तो लास्ट ईयर से टोटली डिफरेंट आपको क्वेश्चन पेपर मिला होगा, तो उस टाइम में आपने आपके माइंड सेट को कैसे मैनेज किया
एंड कैसे आपने अपना बेस्ट दिया, और आप अपने जूनियर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि इस टाइम पे कि अगर आपके एक्सपेक्टेशन से टोटली डिफरेंट अगर क्वेश्चन पेपर आता है तो आपको कैसे अपने मेंटल स्टेटस को पीस में रखते हुए अपने एग्जाम्स को देना है? यस मैम, सबसे पहले तो मैम स्टूडेंट्स को मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप यही समझ के जाइए कि जो आप पढ़ के गए हैं वो एग्ज़ाम में आएगा ही नहीं। आपको हमेशा एलिमिनेशन टेक्निक का ही यूज़ करना है, सबसे एक्यूरेट टेक्निक होती है। आप जब भी ऐसा, क्योंकि क्वेश्चंस जो अभी आ रहे हैं वो ऐसा है नहीं कि डायरेक्ट जो हम पढ़ के गए हैं वो डायरेक्ट ही आए, तो हमेशा वहाँ पे काम रहना चाहिए और हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, एंड ऑप्शंस को देखिए कि वो ऑप्शंस आसपास कहीं मैनेज हो रहे हैं कि नहीं, क्योंकि एक ऑप्शन जो रहता है तो फोर्थ में से जो एक ऑप्शन वो तो किसी काम का नहीं, यूजलेस होता है, एंड अदर्स थर्ड ऑप्शन में भी अगर हम जाएं तो जो एक ऑप्शन और रहता है वो भी अगर अब हम थोड़ा सा अगर पढ़े हैं तो उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, हमको सिर्फ 2 ऑप्शंस में ही चूज करना पड़ता है। तो मैम इससे हमारी एक्यूरेसी जो रहती है वो बढ़ जाती है, तो इससे या तो हो सकता है कि कुछ गलत हो और 50% सही होने के चांसेस भी होते हैं, तो इस तरीके से मैम सॉल्व करना चाहिए। ओके, एंड हर्ष मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे इस टाइम पे जो भी अभी हमारे रिसेंट के जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है उनका ये परसेप्शन है कि अगर आप नेमराज सुंडा और अरुण कर्त्यान को प्रेफर करते हैं तो आप अपने एग्जाम्स में कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे, है ना? तो आप इस पे क्या अपना व्यू देना चाहेंगे, एंड आप अपने जूनियर्स को कैसे अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप करें, उसके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? यस मैम, ये कहना चाहूँगा कि बुक्स कोई भी खराब नहीं होती, बुक्स सब अच्छी है मैम, बस पढ़ने का स्ट्रेटेजी हमको थोड़ा सा अब अलग करना पड़ेगा क्योंकि रिसेंट ट्रेंड चेंज हो रही है। तो मैम अगर हम नेमराज सुंडा पढ़ते भी हैं तो हम जैसे कि वो थ्रू गूगल के थ्रू एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं उसको हम स्टिकी ट्रैप या उसमें ही नोट करके लिख सकते हैं इस तरीके से, या तो मैम अरुण कर्त्यान को पढ़ लीजिए, अरुण कर्त्यान में बहुत कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें दी हैं और जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स हमको MCQ या क्विजेस के थ्रू आता है उसको हम वहाँ पे ऐड कर ले, इससे हमारा मैम नॉलेज बेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एलिमिनेशन ट्रिक के लिए। मतलब आप अगर चाहें तो अभी भी आप अपने जूनियर्स को एडवाइस दे रहे हैं कि उन्हें नेमराज सुंडा और अरुण कर्त्यान प्रेफर करनी चाहिए, बस अपना थोड़ा सा अपने एफर्ट्स के थ्रू उसे यूज करना चाहिए। थोड़ा कॉन्सेप्चुअलाइज होना पड़ेगा मैम, अब डायरेक्ट नहीं, थोड़ा कॉन्सेप्चुअलाइज भी होना चाहिए। और मैम बुक्स कोई वो नहीं होती है, बुक्स आप नेमराज सुंडा ही पढ़िए, बस थोड़ा सा आपको डीप स्टडी करनी पड़ेगी कॉन्सेप्ट के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच हर्ष, आपने बहुत ही अच्छी एडवाइस दी है, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम एंड इन्फॉर्मेशन। आई जस्ट होप कि आपने जो भी एडवाइस यहाँ पे दी है या फिर आपने अपने मैसेज को जो भी कन्वे किया है वो आपके जूनियर्स को बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, एंड दे विल ऑलवेज थैंकफुल फॉर यू। थैंक यू मैम, थैंक यू।